मूवी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 1979 में, जहां न्यूज में बताया जाता है कि आने वाले 72 घंटों तक तूफान से शहर पर कहर बरसने वाला है। और इसी तूफान के बीच हम एक लड़के निको को देखते हैं, जो अपने घर में अपने वीडियो कैमरा से खुद की गिटार बजाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अब उसकी माँ आ जाती है, जिसे नाइट शिफ्ट के लिए काम पे जाना था, इसलिए वो निको को ज्यादा देर तक ना जागने को कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी हमें कार में बैठी एक औरत दिखाई जाती है, जो थोड़ी देर बाद एक घर के अंदर चली जाती है। इधर निको की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है कि तभी उसे पड़ोस के घर से किसी के झगड़ने की आवाज सुनाई देती है। अब जिज्ञासा के चलते निको अपने पड़ोसी के घर के अंदर चला जाता है, जहां वो हिल्डा नाम की एक औरत को खून से लथपथ सीढ़ियों के पास जमीन पर पड़ा देखता है। और तभी सीढ़ियों से हिल्डा का पति एंजल नीचे आता है, जिसके हाथ में खून से सना एक चाकू होता है। और अब उसे देखने को बेहद डर जाता है और वहाँ से तुरंत भागने लगता है, जिसके पीछे एंजल भी भागता है। लेकिन इस हड़बड़ाहट में निको सड़क पर आ रही एक तेज रफ्तार कार से टकरा जाता है और निको की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ निको का दोस्त एटर भी होता है। और अब ये सब देखकर एंजल बहुत दुखी हो जाता है और वही कार के आगे बैठ जाता है। अब कहानी समय में 25 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं वेरा को। वेरा अपने पति डेविड और बेटी ग्लोरिया के साथ हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जो असल में वही घर होता है जिसमें निको और उसकी माँ 25 साल पहले रहते थे। आगे हम देखते हैं कि अब एटर एक पायलट बन चुका है और वो और वेरा आपस में एक अच्छे दोस्त हैं, और उसी ने वेरा को इस नए घर को दिलाने में मदद भी की थी। इसीलिए वेरा एटर और उसकी माँ को आज रात खाने पर इनवाइट करती है। जिसके बाद हम एक हॉस्पिटल देखते हैं, जहाँ न्यूज चल रही होती है कि आज भी वैसा ही तूफान आने वाला है जैसा ठीक 25 साल पहले आया था, जो 72 घंटों तक रहने वाला है। और कुदरत को खुद का इतिहास दोहराता देख मौसम वैज्ञानिक भी हैरान होते हैं। अब इसी हॉस्पिटल में वेरा एक नर्स होती है, जहाँ एक ऑपरेशन के दौरान सीनियर न्यूरोसर्जन वेरा से कहते हैं कि अगर तुमने अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ी होती तो तुम आज इस हॉस्पिटल की बहुत बड़ी न्यूरोसर्जन होती। लेकिन वेरा ने प्रेगनेंसी के चलते अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, ताकि वो अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल कर पाए। और वो अपने इस फैसले से खुश भी थी, क्योंकि उसके लिए अगर कुछ मायने रखता था तो वो थी उसकी बेटी ग्लोरिया। अब रात को वेरा और डेविड दोनों अपने घर को सजाने में लगे होते हैं कि तभी उसकी नजर एक पुराने टीवी और उस पर लगे कैमरे पर पड़ती है। जिसके बाद वो दोनों अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ उसमें निको की रिकॉर्ड की गई वीडियोस को देखने लगते हैं। लेकिन तभी एक हैरानी वाली बात होती है कि जब डेविड उन टेप्स को निकाल देता है, तब भी बिना किसी केबल कनेक्शन या टेप्स के उस टीवी में 25 साल पहले की न्यूज आने लगती है। अब डेविड और वेरा को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रात के खाने पर एटर और उसकी माँ आने वाले थे, इसलिए वो लोग तैयारियों में लग जाते हैं। अब जब डेविड ये बात रात के खाने पर एटर को बताता है, तो वो कहता है कि वो लड़का मेरा दोस्त निको था, जिसने 25 साल पहले ठीक आज के ही दिन हमारे पड़ोस के एक अंकल को अपनी पत्नी का खून करते देख लिया था। इसलिए भागते वक्त वो तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया और मेरी आंखों के सामने ही उसने अपना दम तोड़ दिया। अब इन बातों से एटर की माँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वो एटर को चुप करा देती है। अब एटर और उसकी माँ के जाने के बाद सोते टाइम डेविड इस केस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ किलर का एक स्टेटमेंट होता है कि अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ती तो वो अपनी पत्नी की लाश को अपने कसाई खाने में दफना देता। अब कुछ देर बाद वेरा डेविड का पॉकेट चेक करती है, तो उसे उसके पॉकेट से एक मैच बॉक्स मिलता है। इसलिए वो डेविड से पूछती है कि क्या उसने स्मोकिंग फिर से शुरू कर दी है। तो डेविड इस बात को मजाक में टाल देता है और उस मैच बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब रात में वेरा सो रही होती है कि तभी उसे टीवी वाले रूम से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे चेक करने के लिए जब वो उस रूम में जाती है, तो वो देखती है कि टीवी में फिर से 25 साल पहले वाली न्यूज आ रही होती है। वेरा जैसे ही टीवी को बंद करने वाली होती है कि अचानक उसमें निको आ जाता है, जिसे देख वेरा हैरान हो जाती है, क्योंकि बिना टेप के वीडियो नहीं चल सकता था। अब वो टीवी के ऊपर रखा कैमरा भी ऑन करती है, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है, टीवी के अंदर से निको भी वेरा को देख पा रहा होता है। दरअसल तूफान की वजह से ही टीवी के जरिए यहाँ पर दो अलग अलग टाइमलाइन आपस में जुड़ चुकी होती हैं, और ये दोनों ही अपने अपने टाइमलाइन से एक दूसरे को देख और सुन पा रहे होते हैं, जिससे ये दोनों ही हैरान होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। निको वेरा से पूछता है कि वो कौन है, तो वेरा कहती है कि वो उसी के घर में है, लेकिन आज से 25 साल बाद वाले फ्यूचर से। अब निको वेरा के कमरे में पड़े वल्पाइन स्टेशन के बोर्ड को देखता है और उसके बारे में पूछता है कि ये उसके पास कैसे है, जिसपे वेरा कहती है कि ये उसने और उसके पति डेविड ने उस जगह की याद के तौर पे चुराया था। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी निको को पड़ोसी के घर से चीखें सुनाई देती हैं। वेरा समझ जाती है कि इसी चीख की आवाज को सुनकर वो अपने पड़ोसी के घर पर गया था, जिसके बाद उसकी गाड़ी से टकराकर मौत हो गई थी। इसलिए वो उसे वहाँ जाने से मना करती है और उसे उसके साथ होने वाले हादसे के बारे में बताती है। वो निको को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए अपने फोन में न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल भी
दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी इसी दिन अपने घर से बाहर निकलने की वजह से गाड़ी से टकराकर मौत हो गई थी। लेकिन निको को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता, इसलिए वेरा आगे कहती है कि कल सुबह तुम्हारे स्कूल की घड़ी पे बिजली गिरने से वहाँ की पावर चली जाएगी और स्कूल हफ्ते भर के लिए बंद रहेगा, और अगर तुम आज बाहर नहीं गए तो कल तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हो जाएगा कि मैं सच में फ्यूचर से हूँ और सच कह रही हूँ। मगर फिर भी निको वेरा की बात नहीं मानता और घर से बाहर निकल जाता है, और तभी उसके सामने से एक गाड़ी निकलती है और ये वही गाड़ी होती है जिससे पिछली बार उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि निको वेरा से बात कर रहा होता है इसलिए उसे लेट हो जाता है और गाड़ी निकल जाती है, जिससे उसकी मौत टल जाती है। यानी कि अब वेरा की वजह से निको की जान बच चुकी है। अब तूफान की दूसरे सुबह जब वेरा की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाकर हैरान होती है, क्योंकि रात में तो वो अपने घर पर सोई थी। तभी एक नर्स वेरा को ऑपरेशन थिएटर में बुलाती है, जहाँ जाने के बाद सभी उसे डॉक्टर कह रहे होते हैं। सबका कहना होता है कि वो एक बहुत बड़ी न्यूरोसर्जन है, जैसा कि वो हमेशा से बनना चाहती थी, जो कि डेविड से शादी करने के बाद उसका ये सपना अधूरा रह गया था। अब वेरा को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी के स्कूल पहुँचती है। लेकिन उसे तो यहाँ आकर और भी बड़ा झटका लगता है, जब उसे ये पता चलता है कि उसकी तो कोई बेटी है ही नहीं। अब वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और अपने पति डेविड के ऑफिस जाकर उससे उनकी बेटी ग्लोरिया के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पे डेविड भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरी पत्नी तो कोई और है और मैं तो तुम्हें सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पे जानता हूँ जिसने मेरे ब्रेन का ऑपरेशन किया था। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब ये सुनकर तो वेरा बहुत गुस्से में आ जाती है, साथ ही उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। असल में निको की जान बचाने के बाद से अब वेरा की टाइमलाइन ही बदल गई थी, और अब इस टाइमलाइन में वेरा एक बहुत बड़ी न्यूरोसर्जन होती है, जिसकी कभी डेविड से शादी हुई ही नहीं थी। और अब जब उसकी डेविड से शादी ही नहीं हुई तो उसकी कोई बेटी भी नहीं होती। इधर दूसरे टाइमलाइन में यानी 1979 के दूसरी सुबह में निको और आइटर अब स्कूल जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि स्कूल पर बिजली गिरी थी, जिससे स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहेगा। और अब निको को यकीन हो जाता है कि वो टीवी वाली औरत सच में फ्यूचर से थी। अब हम देखते हैं वेरा को, जो पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने आई है। साथ ही वो अपने पति डेविड की भी शिकायत करती है, मगर यहाँ अब वेरा के पास ऐसा कोई सबूत, सर्टिफिकेट या तस्वीर नहीं होती जिससे ये साबित हो सके कि डेविड उसका पति है और उसकी कोई ग्लोरिया नाम की बेटी है। जिसके बाद ऑफिसर लायरा वेरा से पूछते हैं कि आखिरी बार आपने क्या किया था, जिसपे वेरा कहती है कि उसने आखिरी बार एक निको नाम के लड़के से बात की थी, जो 25 साल पहले मर गया था। लेकिन पता नहीं कैसे हमारा एक दूसरे से संपर्क हुआ और लगता है शायद मैंने उसकी जान बचा ली, इसलिए आज सुबह से जब से वो उठी है उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। दूसरी तरफ 1979 के टाइमलाइन में अब निको दिन रात उस फ्यूचर वाली लड़की के बारे में सोचता रहता है और इंतजार में होता है कि कब वो वापस उससे कांटेक्ट करेगी। इधर ऑफिसर लैरा वेरा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ उसका स्कैन करवाया जाता है, जिसमें वेरा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। अब वो डॉक्टर वेरा को डेविड की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारा पहला मरीज था जिसका तुमने सफल ऑपरेशन किया था, और लोरेना गासिया नाम की बच्ची तुम्हारी आखिरी मरीज थी जिसकी ऑपरेशन के दौरान ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही तुम पूरी तरह से टूट गई और डिप्रेशन में चली गई, और अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है, जिसने तुम्हारे पहले और आखिरी मरीज को मिलाकर एक काल्पनिक कहानी बना दी। ऐसा कहते हुए डॉक्टर जैसे ही वेरा के कंधे पर हाथ रखता है, वेरा को अचानक से अपनी इस दुनिया की एक झलक दिखाई देती है, जिस दुनिया में वो सच में एक सर्जन होती है। अब वो समझ जाती है कि इस पहेली का हल उसे सिर्फ निको के पास ही मिल सकता है, जिससे वो वापस अपने पहले वाले टाइमलाइन में जा सकेगी और अपनी बेटी से मिल सकेगी। दूसरी तरफ निको देखता है कि उसका पड़ोसी एंजल बाहर जा रहा है, इसलिए वो तुरंत मौके का फायदा उठाता है और घर के अंदर चला जाता है, ये देखने कि आखिर कल रात यहाँ पर हुआ क्या था, जहाँ उसे हिल्डा की लाश मिलती है। साथ ही उसे वहाँ एक पासपोर्ट भी मिलता है जो उसकी दोस्त आइडर की माँ का होता है। कि तभी वो कातिल वापस आ जाता है, इसलिए निको तुरंत वहाँ बेड के नीचे छुप जाता है, जहाँ उसे एक घड़ी भी मिलती है। अब वो कातिल निको की आंखों के सामने ही हिल्डा की लाश के टुकड़े टुकड़े करता है, जिससे निको डर से सहम जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब कुछ देर बाद एंजल को एक औरत का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि कल रात उसकी घड़ी वहीं रह गई थी, जो कि अभी निको के हाथ में होती है। अब कातिल उस औरत से बातें करता है और फिर बाहर चला जाता है, और निको भी मौका पाकर बच निकलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि आइटर की माँ होती है, जिससे वो कातिल बातें कर रहा था। इधर वेरा भी अब अपने घर जाती है और लैपटॉप पे निको के बारे में सर्च करने लगती है कि तभी वहाँ एक औरत आती है, जो असल में इस दूसरे टाइमलाइन में डेविड की पत्नी होती है। तभी डेविड भी
वहाँ आ जाता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। अब ये देखकर वेरा हैरान थी कि डेविड की वाइफ कोई और है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है और वहाँ से भाग जाती है। वेरा भाग के बाहर खड़ी आइटर की कार में पीछे की सीट पर छुप जाती है और जब आइटर कार से एयरपोर्ट की तरफ निकलता है तो वो उसके सामने आ जाती है। अब वेरा और आइटर दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचकर बातें करते हैं, जिससे वेरा समझ जाती है कि आइटर और वो इस टाइमलाइन में कभी मिले ही नहीं। और क्योंकि जब वो दोनों ही नहीं मिले, इसलिए आइटर ने कभी उसकी मुलाकात अपने दोस्त डेविड से नहीं करवाई और वो कभी डेविड से नहीं मिली और ना ही कभी उसकी शादी हुई और ना कभी उसकी बेटी ग्लोरिया हुई। लेकिन वेरा समझ नहीं पाती कि आखिर आइटर की जगह उससे ट्रेन में कौन मिला था, जिससे उन दोनों का कनेक्शन टूटा। अब वेरा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी एयरपोर्ट पर एक न्यूज चलती है, जिसमें एक मनोचिकित्सक अपने लिखे एक नॉवेल मिराज के बारे में बात कर रही होती है, जिसमें एक लड़के की कहानी होती है जो भविष्य से आए एक औरत से मिलता है जो उसकी जान बचाती है। अब वेरा समझ जाती है कि ये उसी की कहानी है, इसीलिए वो उस औरत से मिलने के लिए जाने लगती है कि तभी ऑफिसर लैरा भी वहाँ आ जाता है, जो शायद खुद भी इस पहेली को सुलझाना चाहता था, इसलिए वो भी वेरा के साथ उस औरत के पास जाता है। अब बातों के दौरान वेरा को पता चलता है कि अगर उसे दोबारा से कनेक्शन बनाना है तो उन्हें उसके लिए वही टीवी और वही रिकॉर्डर चाहिए होगा जो उस दिन इस्तेमाल हुआ था, तो शायद वो फिर से निको से कनेक्ट हो सके। लेकिन उसे ये सब तूफान खत्म होने से पहले करना होगा, क्योंकि अगर तूफान खत्म हो गया तो ये कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन वो औरत ये भी बताती है कि ये सब सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन अब वेरा ठान लेती है कि वो ऐसा करके रहेगी, जिसके लिए वो ऑफिसर लायरा की मदद मांगती है और कहती है कि ये तूफान 53 घंटे पहले शुरू हुआ था और अगर ये तूफान 1979 के तूफान जैसा ही है तो ये तूफान भी 72 घंटे चलेगा, यानी मेरे पास कुछ ही घंटे हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, इसलिए मुझे वो टीवी और कैमरा चाहिए जो निको के घर पर है। जिसपे ऑफिसर लायरा कहता है कि उसे निको को ढूंढने के लिए किसी ठोस सबूत की जरूरत होगी, ताकि हमें पता चले कि तुम जो कह रही हो वो सच है। काफी सोचने के बाद अब वेरा को डेविड का वो रिसर्च याद आता है, जिसमें कातिल ने स्टेटमेंट दिया था कि वो उसकी पत्नी की लाश को उसके कसाई खाने में दफनाने वाला था। अब ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में ये खबर देता है, जिसके बाद पुलिस एंजल के कसाई खाने में तलाशी के दौरान खुदाई करते हैं, जहाँ उन्हें सच में एक सूटकेस में हिल्डा का कंकाल मिलता है और अब ऑफिसर लायरा को यकीन हो जाता है कि वेरा सच कह रही है। जिसके बाद वो उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि वहाँ उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब जब वेरा उस पते पर पहुँचती है जो एक मोटेल होता है, तो उसे वहाँ डेविड मिलता है जो किसी और लड़की के साथ वहाँ था, यानी वो अपनी वाइफ के साथ चीट कर रहा होता है। और यहाँ पे वेरा को टेबल पे वही मैच बॉक्स मिलता है जो उसे पहले टाइमलाइन में डेविड के पॉकेट से मिला था, यानी डेविड वेरा के साथ भी चीट कर रहा था और अब इस टाइमलाइन में भी वो अपनी पत्नी के साथ चीट कर रहा होता है। लेकिन फिर भी वेरा खुद को संभालती है और डेविड से हेल्प मांगती है ताकि वो निको को ढूंढ सके, क्योंकि डेविड बैंक मैनेजर होता है। डेविड पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब वेरा उसे धमकी देती है कि वो उसकी पत्नी को उसका सच बता देगी तो वो मान जाता है और उसे निको का एड्रेस दे देता है। इधर हम देखते हैं कि हिल्डा की लाश मिलने से अब एंजल और आइटर की माँ से पूछताछ शुरू हो जाती है और अब यहाँ मूवी का सारा प्लॉट रिवील होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एंजल की पत्नी हिल्डा को शक था कि उसका पति एंजल और आइटर की माँ का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो एक दिन घर से बाहर जाने का बहाना करके निकल जाती है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तभी इन तीनों में झड़प के दौरान गलती से हिल्डा को चाकू लग जाता है और वो मर जाती है। जिसके बाद एंजल हिल्डा की लाश को ठिकाने लगाता है और आइटर की माँ को डुप्लीकेट पासपोर्ट के जरिए हिल्डा बनाकर शहर से बाहर भेजता है और इस काम में आइटर के अंकल इनकी मदद करते हैं, जो कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मी होते हैं। जिसके बाद एंजल सभी लोगों को ये बताता है कि हिल्डा उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। आगे ऑफिसर लायरा बताता है कि इन सब के बीच एक लड़का था जिसने ये सब 25 साल पहले पुलिस को बताया था, लेकिन उस समय अपनी बात साबित करने के लिए उस लड़के के पास कोई सबूत नहीं था और लोगों ने उसे पागल समझा और उस लड़के को पागल खाने जाना पड़ा, जहाँ उसकी माँ और उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि आपने झूठ बोला। लेकिन आज 25 साल बाद उस लड़के की कही हर एक बात सच हो रही है। अब एंजल ये सब देखकर हैरान था कि इंस्पेक्टर को ये सारी बातें कैसे पता है। इधर वेरा अब निको के एड्रेस पे पहुंचती है, जहां उसे निको की माँ मिलती है जो वेरा का इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि निको ने कहा था कि तुम वापस आओगी और अब हम देखते हैं कि निको के घर में वेरा और उसी ऑफिसर लायरा की तस्वीर होती है जो इतने वक्त से वेरा की मदद कर रहा था। कुछ देर बाद ऑफिसर लायरा अपने घर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेरा उस रात छत पर अपने सवालों के साथ उस ऑफिसर का वेट कर रही थी। अब ऑफिसर लायरा बताता है कि वही निको है। आगे वो बताता है कि उस हादसे के बाद से मेरी जिंदगी ही बदल गई और जब किसी ने भी मेरी बातों पे यकीन नहीं किया तो मैंने लोगों को वो सब सिर्फ एक कहानी बताई, जिसके बाद मैंने अपना नाम और शहर बदल लिया। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी तुम थी वेरा और तुम्हें ढूंढने का मेरे पास एक ही रास्ता था, वेलपाइन स्टेशन, जहाँ पे अब मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करने लगा। और इसी तरह सालों बीत गए और आखिरकार एक दिन तुम मुझे वहाँ मिल ही गई और अपने सवालों के जवाब
जवाब के लिए मैंने तुमसे दोस्ती की, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने अपने सवालों को भुलाकर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन पहले ही अचानक से तुम सब भूल जाती हो और तुम्हें अपनी पहली दुनिया की सारी बातें याद आती हैं, जिसमें तुम्हारी एक बेटी ग्लोरिया और पति डेविड होता है। यानी उस ट्रेन में वो इंसान निको ही था जिसकी वजह से आइटर और वेरा कभी नहीं मिले और वेरा का पूरा फ्यूचर ही बदल गया। अब सब कुछ बताते हुए निको वेरा को किस करता है और उसके किस करते ही अब वेरा को निको और इस जिंदगी से जुड़ी सारी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे वो और वेरा मिले, उन्होंने साथ में कितने हसीन पल गुजारे और वो और वेरा इस दुनिया में कितने खुश थे। अब एक तरफ निको होता है जो वेरा से बेहद प्यार करता है, तो दूसरी तरफ डेविड जो वेरा को धोखा दे रहा होता है। मगर फिर भी वेरा अपनी पहली जिंदगी में वापस जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ उसकी बेटी भी है जिससे वो बहुत प्यार करती है। इसलिए वो अब निको से कहती है कि उसे ये सब ठीक करना होगा और उस टीवी और कैमरा को ढूंढ के वापस 1979 के पास्ट में जाकर खुद को समझाना होगा कि वो उस फ्यूचर वाली लड़की को भूल जाए और कभी उसे ढूंढने की कोशिश न करे। साथ ही वो कहती है कि उसे एंजल को भी नहीं पकड़वाना है, वरना आइटर की माँ भी पकड़ी जाएगी, जिससे आइटर की जिंदगी भी बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उसकी शादी कभी भी डेविड से नहीं होगी और वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगी। मगर निको इसके लिए मना कर देता है, तो वेरा उससे कहती है कि पिछली बार उसने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए बदले में अब उसे उसकी जिंदगी वापस देनी होगी। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ की बिल्डिंग से कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। और अब तूफान को खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा होता है, इसलिए वेरा की जिंदगी बचाने के लिए निको तुरंत उस टीवी और कैमरा को ऑन करके अपने बचपन की निको से फ्यूचर वाली लड़की को हमेशा के लिए भूलने और उस कातिल के बारे में कभी किसी को कुछ भी न बताने को कहता है। अब आगे हम देखते हैं कि वेरा की जब दोबारा नींद खुलती है तो वो अपने नजरों के सामने अपने पति डेविड को पाती है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी बेटी ग्लोरिया के रूम में भागती है और आखिरकार उसे अपनी बेटी मिल ही जाती है, जो इस वक्त आराम से सो रही होती है। अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया था। तभी वो भाग के उस रूम में जाती है जिसमें टीवी और कैमरा था, लेकिन अब उस रूम में वो नहीं होते। फिर उसे डेविड के अफेयर की बात याद आती है और वो उस मैच बॉक्स को ढूंढने लगती है, जो कि उसे मिल भी जाती है। यानी डेविड उसके साथ इस टाइमलाइन में भी चीट कर रहा था। साथ ही उसे एंजल और आइटर की माँ साथ में घूमते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब है कि निको ने वेरा की बात मान ली और एंजल के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया और वो लोग आज भी आजाद हैं। जिसके बाद अब वेरा खुद एंजल के कसाई खाने में जाती है और हिल्डा की लाश को ढूंढ के पुलिस को फोन करती है, जहाँ पे हम फिर से ऑफिसर लायरा यानी निको को देखते हैं। मगर अब इस टाइमलाइन में निको को वेरा याद नहीं होती और वो उससे पूछता है कि आपको इस लाश के बारे में कैसे पता चला, जिसमें वेरा कहती है कि मैं जानती थी कि तुम ही आओगे निको। अब ऑफिसर लायरा अपना निकनेम सुन के हैरान होके पूछता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ, तो वेरा कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें याद नहीं। वो उसे बताती है कि जब 1979 में फ्यूचर से एक लड़की ने तुम्हें कांटेक्ट किया था, वो लड़की मैं ही हूँ। साथ ही वो उसे उस दूसरे टाइमलाइन की सारी बातें भी बताती है जिसमें वो दोनों पति पत्नी थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। असल में वेरा की बेटी अब उसके पास है, इसीलिए अब वो निको के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, क्योंकि अब वेरा जान चुकी है कि डेविड उसे धोखा दे रहा है। और ये मूवी यही एंड हो जाती है।